हेलो एंड वेलकम एवरीवन। वेलकम टू बायोनेटा, आपका अपना चैनल। तो आज हम लोग फिर से हाजिर हैं एक नया वीडियो लेक्चर को लेके। जो लेक्चर 1 था उस पे आप लोगों ने बहुत ही अच्छा रिस्पांस दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा कि मैंने कहा था कि हम लोग इस चैनल पे बायोनेटा पे बायोलॉजी का एंटायर सिलेबस डिस्कस करेंगे, ठीक है। सो विद दैट प्रॉमिस वी आर हियर विद अनदर लेक्चर, ओके। और यहाँ पे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस अलोंग विद पीवाईक्यूज एंड एमसीक्यूज भी डिस्कस किए जाएंगे, ठीक है। तो आप लोग बने रहें। तो डाइवर्सिटी इन द लिविंग ऑर्गेनिज्म, तो हम लोगों ने जितने भी अभी तक ऑर्गेनिज्म देखे हैं उसमें हमने डाइवर्सिटी देखी है, चाहे प्लांट्स हो, चाहे एनिमल्स हो, चाहे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, रेप्टाइल्स, बर्ड्स, स्पाइसेस, एम्फीबियंस, हर किस्म के प्रजाति के नए नए ऑर्गेनिज्म हमें देखे हैं, ठीक है। बहुत सारे भिन्न प्रकार के वेरिएशन है, बहुत सारा, ठीक है। तो डाइवर्सिटी इन द लिविंग ऑर्गेनिज्म का मतलब ये होता है कि वेरिएशंस इन द लिविंग ऑर्गेनिज्म, ठीक है। तो देयर आर मिलियंस ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म सच एज प्लांट्स, एनिमल्स, बैक्टीरिया। बहुत सारे प्लांट्स, एनिमल्स, बैक्टीरिया हमारे अर्थ पे ग्लोबली मौजूद है, लेकिन उनमें से 1.7 मिलियंस ऑफ स्पीसीज अभी तक साइंस को पता चल चुके हैं, आइडेंटिफाई, क्लासिफाई हो चुके हैं। उनमें से जो 1.2 मिलियंस ऑफ स्पीसीज जो है वो एनिमल्स हैं और 0.5 मिलियंस ऑफ प्लांट स्पीसीज हैं, ठीक है, जो कि अभी साइंटिस्ट को, टैक्सोनॉमिस्ट को, बॉटनिस्ट, जूलॉजिस्ट को नोन है, ठीक है। और एवरी ईयर, हर साल 15,000 के लगभग नए ऑर्गेनिजम्स हमें देखने को मिलते हैं, ठीक है। उसके बाद thousands are still unknown and are yet to be described। बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनिजम्स भी हैं जो कि अभी तक डिस्क्राइब नहीं हो पाए, ठीक है। मैं मार्कर ले लेता हूं जरा सा, ठीक है। तो चलते हैं अगले स्लाइड पे। अब सिस्टमैटिक्स, सिस्टमैटिक्स एक ऐसी ब्रांच है जहां पे साइंटिस्ट स्टडी करते हैं, कंट्रीब्यूट करते हैं, है ना, ऑर्गेनिजम्स के क्लासिफिकेशन में, ठीक है। उन साइंटिस्ट को हम लोग टैक्सोनॉमिस्ट और सिस्टमैटिस्ट के नाम से भी जानते हैं। साइंटिस्ट हु स्टडी एंड कंट्रीब्यूट टू द क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म एंड टैक्सोनॉमिस्ट और सिस्टमैटिस्ट, एंड देयर सब्जेक्ट इज कॉल्ड एज सिस्टमैटिक्स, और उनके सब्जेक्ट को हम लोग सिस्टमैटिक्स के नाम से जानते हैं। फिर वहीं बात करेंगे टैक्सोनॉमी के बारे में। अब टैक्सोनॉमी भी वही ब्रांच है जो कि डील करता है आइडेंटिफिकेशन, क्लासिफिकेशन एंड नोमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिजम्स। किसी प्रकार के नए ऑर्गेनिज्म की अगर डिस्कवरी हुई तो उसे आइडेंटिफाई करना, वो किस कैटेगरी में रखे जाने लायक है, वो किस एनिमल से ज्यादा सिमिलर है मॉर्फोलॉजिकली, फिजियोलॉजिकली, और उसके जो भी फैमिली, जीनस, स्पीसीज है वो जिससे बिलोंग करता हो उसके अकॉर्डिंग उसका नामकरण करना, ठीक है। अब बात करते हैं कुछ योगदान के बारे में, जैसे कि थियोफ्रास्टस। थियोफ्रास्टस ऑफन रेफर्ड एज फादर ऑफ बॉटनी। इन्हें हम लोग फादर ऑफ बॉटनी के नाम से भी जानते हैं, और इन्होंने एक बहुत ही फेमस और पॉपुलर बुक लिखी है जिसका नाम है हिस्टोरिया प्लांटेरम, जहां पे इन्होंने क्लासिफाई किया है प्लांट्स को बाय सीइंग इट्स मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर सच एज हैबिटेट, टेक्सचर, उनका सरफेस कैसा है, और उन्हें कुछ कैटेगरीज में बांटा है, जैसे कि ट्रीज, श्रब, हर्ब्स। ट्रीज के जो स्टेम होते हैं वो थोड़े स्ट्रांग होते हैं, मजबूत होते हैं, श्रब्स, हर्ब्स के उतने मजबूत नहीं होते हैं, ठीक है। तो इसी प्रकार से उनके मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स को देख के उन्होंने आगे उन्हें क्लासिफाई किया। अब बात करते हैं एरिस्टोटल के नाम से, जिसे हम लोग हिंदी में अरस्तु भी बोलते हैं। एरिस्टोटल आइडेंटिफाइड एंड नेम्ड एनिमल्स। इन्होंने एनिमल्स को मॉर्फोलॉजिकली क्लासिफाई किया बाय सीइंग देयर हैबिटेट। अगर कोई हवा में, जैसे कि बर्ड्स वगैरह जो पेड़ पौधे पे रहता है, जो हवा में उड़ता है, वो एयर ड्वेलर्स हो गए। वही जो वाटर में, पानी में, नदी में जो तैरता है, जो स्विम करता है, जैसे मछलियां,
है ना, वो वाटर ड्वेलर्स, और जो लैंड पे रहता है वो लैंड ड्वेलर्स। यानी कि हैबिटेट को देख के एरिस्टोटल ने उन्हें क्लासिफाई किया। और उन्होंने ये भी देखा रेड ब्लड सेल, यानी कि ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनका ब्लड रेड है वो कहलाएंगे इनामा कैटेगरी में आएंगे, और ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनकी रेड ब्लड नहीं होगी, जिनके पास आरबीसी प्रेजेंट नहीं होगी, उन्हें एनामा के कैटेगरी में रखा जाएगा। तो इस प्रकार से पहले इन्होंने थियोप्रास्टस ने प्लांट को क्लासिफाई किया और एरिस्टोटल ने एनिमल्स को। ठीक है, आते हैं अब नेक्स्ट स्लाइड पर। तो देयर आर मिलियंस ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स इन द वर्ल्ड। वी नो दैट प्लांट्स एंड एनिमल्स इन आवर ओन एरिया। तो हमारे लोकल एरिया में जो हमने ऑर्गेनिजम्स देखे हैं, जो प्लांट एनिमल्स देखे हैं, उन्हें हम अपने लोकल नेम से, वर्नैक्युलर नेम से जानते हैं। लेकिन ये लोकल नेम्स हर जगह नहीं प्रसिद्ध है ना। जैसे कि अगर हम लोग बात करें तो जो गौरैया होती है ना, उसे हम लोग इंग्लिश में स्पैरो या हमिंग बर्ड बोलते हैं। ठीक है, तो उसे जापान में सुजून कहा जाता है। ठीक है ना, इंग्लिश में कुछ और कहा जाता है, हिंदी में कुछ और कहा जाता है ना। वहीं अगर बात करें एक डॉग के, तो डॉग को इंग्लिश में तो डॉग कहा जाता है, हिंदी में उसे कुत्ता कहा जाता है। वहीं अगर बात करें बंगाली में या संस्कृत में उसे कुकुड़ कहा जाता है। ठीक है ना। तो इस प्रकार से क्या होता है कि नाम है ना हर जगह बदलते रहता है। इसलिए साइंटिस्ट को ऐसी नीड पड़ी कि hence there is a need to create the naming of living organism such that particular organism is known। यानी कि एक ही नाम से वो सारे ऑर्गेनिजम्स ऑल ओवर द वर्ल्ड में जाने जाएं, सिर्फ एक नाम से। और इस प्रोसेस को हम लोग बोलेंगे नॉमेनक्लेचर, यानी कि उनका नामकरण करना। ठीक है। In order to facilitate the study, the number of scientists have established procedures to assign a scientific name। तो अब क्या किया जाएगा, अब ऑर्गेनिजम्स के साइंटिफिक नेम रखे गए, है ना, टैक्सोनॉमिस्ट के द्वारा, सिस्टमैटिस्ट के द्वारा, बोटैनिस्ट के द्वारा, जियोलॉजिस्ट के द्वारा। ठीक है। तो साइंटिफिक नेम्स आर बेस्ड ऑन एग्रीड प्रिंसिपल्स एंड क्राइटेरिया, है ना। जैसे कि प्लांट्स के जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं उनके नाम रखे गए इंटरनेशनल कोड ऑफ बॉटनिकल नॉमेनक्लेचर के द्वारा। ठीक है, इंटरनेशनल कोड ऑफ बॉटनिकल नॉमेनक्लेचर। वहीं पे जो एनिमल्स के जो साइंटिफिक नेम रखे गए वो रखे गए इंटरनेशनल कोड ऑफ जोलॉजिकल नॉमेनक्लेचर के द्वारा। ठीक है। तो इस प्रकार से इन डिपार्टमेंट्स ने ऑर्गेनिजम्स के नेम को क्या किया, साइंटिफिक नेम को क्लासिफाई किया। ठीक है। और अब जितने भी ऑर्गेनिज्म होते हैं उनके साइंटिफिक नेम्स होते हैं। ठीक है। अब देखिए, अनदर सिग्निफिकेंट पीरियड फॉर टैक्सोनॉमी वाज कैरोलस लीनियस। तो कैरोलस लीनियस का भी सबसे बड़ा योगदान है टैक्सोनॉमी में। तो कैरोलस लीनियस के अगर बारे में बात करें तो ही इज ए स्वीडिश नेचुरलिस्ट। स्वीडिश के रहने वाले एक नेचुरलिस्ट थे। इन्हें हम लोग फादर ऑफ टैक्सोनॉमी के नाम से भी जानते हैं। इन्होंने 2 किताब लिखी थी। ही आल्सो पब्लिश्ड सिस्टमा नेचुरे एंड डिस्क्राइब 4326 स्पीसीज ऑफ एनिमल्स। और इन्होंने प्लांट्स पे किताब लिखी थी स्पीसीज प्लांटेरम, जिनमें से 5900 प्लांट स्पीसीज की डिस्कवरी इन्होंने शामिल की थी। ठीक है। और इन्होंने साइंटिफिक नेमिंग को प्रॉपरली अरेंज करने के लिए, मैनेज करने के लिए, लिखने के लिए, समझने के लिए एक रूल भी दिया जिसे हम लोग बायोनॉमियल नॉमेनक्लेचर कहते हैं। ठीक है। तो एरिस्टोटल और थियोप्रास्टस ने भी नामकरण करने की कोशिश की थी, पर उन्होंने बहुत ही लंबा, एक एक सेंटेंस के लंबा जितना उनकी नेमिंग कर दी, तो वो प्रोनाउंस करने में और मेमोराइज करने में बहुत ही प्रॉब्लम हो रही थी ऑल ओवर द वर्ल्ड। तो कैरोलस लीनियस ने बायनोमियल नॉमेनक्लेचर को लेके आया। अब हम लोग बात करेंगे बायनोमियल नॉमेनक्लेचर के बारे में। ठीक है। तो द साइंटिफिक नेम्स वर डेवलप्ड बाय लीनियस विथ रेफरेंसेस वर टेकन फ्रॉम दोज 2 बुक्स। तो लीनियस ने जो वो किताबें लिखी थी स्पीसीज प्लांटेरम और सिस्टमा नेचुरे, तो उसी से रेफरेंस लेके उन्होंने बायनोमियल नॉमेनक्लेचर को बनाया। अब बात करते हैं रूल्स ऑफ बायनोमियल नॉमेनक्लेचर। तो बायनोमियल नॉमेनक्लेचर को लिखने के लिए क्या हो जाएंगे, कुछ रूल्स हैं, है ना। यहाँ पे बाय का मतलब यानी कि जो
साइंटिफिक नेम होगा वो मात्र 2 वर्ड का होगा, ठीक है। तो सबसे पहला रूल देखिए, बायोलॉजिकल नेम्स आर जनरली इन लैटिन। अब जो बायोलॉजिकल नेम्स है वो लैटिन, क्योंकि उस टाइम मोस्ट ऑफ द साइंटिस्ट अपने थ्योरी को, अपने रिसर्च को, अपने पेपर को लैटिन में लिखते थे, लैटिन में पब्लिश करते थे, है ना। तो उस टाइम जो बायोलॉजिकल नेम्स आर जनरली इन लैटिन, और अगर वो लिखा जाएगा तो वो इटैलिक्स में होगा, है ना, और उन्हें लैटिनाइज किया जाएगा, ठीक है। फिर सेकंड पॉइंट देखिए क्या है, सेकंड रूल, द फर्स्ट वर्ड इन ए बायोलॉजिकल नेम रिप्रेजेंट द जीनस। तो साइंटिफिक नेम जैसे कि यहाँ पे देखिए मैंजीफेरा इंडिका है, ठीक है ना, तो जो पहला वर्ड है वो होता है जीनस, और जो दूसरा वर्ड है वो होता है स्पीसीज। तो पहले जीनस आएगा और फिर स्पीसीज आएगा, ठीक है। द फर्स्ट वर्ड इन ए बायोलॉजिकल नेम रिप्रेजेंट द जीनस while the second component denote the species. Clear? अब देखिए थर्ड रूल क्या कहता है, both the words in a biological name when handwritten are separately underlined or printed in italics. जब भी इन्हें हम कहीं नोटबुक में या कहीं भी लिखेंगे तो उन्हें अंडरलाइन किया जाएगा सेपरेटली, और अगर कहीं प्रिंट होता है बुक वगैरह में तो उसे इटैलिक्स में प्रिंट होना होगा, ठीक है। और फोर्थ पॉइंट और लास्ट पॉइंट देखिए क्या है, द फर्स्ट वर्ड डिनोटिंग द जीनस स्टार्ट्स विद ए कैपिटल लेटर, और जीनस वर्ड का जो पहला लेटर होगा वो हमेशा कैपिटल लिखाएगा। जैसे कि आपने देख सकते हैं यहाँ पे मैंजीफेरा में जो एम है वो क्या है, कैपिटल है। और वहीं पे वाइल द स्पेसिफिक एपिथेट, वहीं पे स्पीसीज का जो वर्ड का पहला लेटर होगा वो स्मॉल लिखाएगा, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने मैंगो का जो साइंटिफिक नेम है मैंजीफेरा इंडिका वो यहाँ पे लगा के रखा है, ठीक है। तो आज हम लोगों ने क्या पढ़ा, आज हम लोगों ने थोड़ा बहुत डायवर्सिटी के बारे में पढ़ा, लिविंग ऑर्गेनिज्म, कौन कौन से नॉन हैं, कितने कितने अमाउंट में अभी हमें मिल चुके हैं। फिर हमें सिस्टमैटिक्स के बारे में, टैक्सोनॉमी के बारे में जाना, ठीक है। फिर हमने थियोफ्रास्टस का क्या योगदान रहा है उसके बारे में जाना। फिर हमने एरिस्टोटल के बारे में जाना, उन्होंने कैसे ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई किया। फिर हम लोगों ने साइंटिफिक नेम किस प्रकार से रखे गए, है ना, प्लांट्स और एनिमल्स के कौन कौन से डिपार्टमेंट में उन्होंने उनका नाम रखा। फिर हमने लीनियस के योगदान को जाना, ठीक है, और हमने जाने कुछ रूल्स ऑफ बायनोमियल नॉमेनक्लेचर। तो उम्मीद करता हूं आपको ये लेक्चर पसंद आए। आज के लिए इतना ही, फिर से लौटूंगा नए नए वीडियोस, नए नए लेक्चर के साथ, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, ठीक है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू एवरीवन।